चलें भैया, आ जाएं। सर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओवर द टाइम पीरियड आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ऑफ अ फर्म इज लोवर्ड, सही है। विच फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी डज दिस रिप्रेजेंट? अच्छा, एवरेज टोटल कॉस्ट का अगर मैं बात करूं तो वो कम हो चुका है। मतलब ये है कि पहले आप यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, ये आपका क्या था, LRAC का कर्व था, ठीक है। अब आप जो है वो इसके नीचे आ गए हैं, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया LRAC 1, ठीक है। तो हमारे पास से क्या हुई है यहाँ पे, अगर मैं एलोकेटेड एफिशिएंसी की बात करता तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं MC=AR की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कहीं मेरा LRAC नीचे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे पास जो है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ इनोवेशन वगैरह जो है वो हुई है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, ये डायनामिक एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा सर, देखें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अगर होती तो हमारे पास क्या होता, ये होता जब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कहाँ पे होती है, आपके मिनिमम पे होती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज द प्राइवेट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कर्व फॉर द एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो है वो आपका जो मेडिसिन वगैरह है, तो ये आपका कौन सा गुड है भाई, ये है आपका मेरिट गुड, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज दिस व्हाट डज मार्केट फेलियर अकर, व्हाई डज मार्केट फेलियर अकर? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे MSB = हाँ सर। MSC। जी बोले। ये फर्स्ट वाले का क्या था? फर्स्ट वाले का डायनामिक एफिशिएंसी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, इनोवेशन करोगे तो LRAC नीचे जाएगा, सही है। अच्छा अच्छा। सर, MSB = MPC जो है वो आपका क्या है, सोसाइटी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और अगर मैं MPB और MEC की बात करूं तो ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल का पॉइंट है, सही है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा, अब सर व्हाई डज मार्केट फेलियर अकर? अब हमारे पास देखिए, अगर ओवर कंजम्पशन हो रही है एंड ओवर प्राइसिंग हो रही है, अ, देखो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या हो रही है भाई, एक्चुअल के अंदर ये क्या होना चाहिए था भाई, ये पॉइंट होना चाहिए था, सही है। एक्चुअल में आप यहाँ पे ऑपरेट करने होने चाहिए थे, आप कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, आप ऑपरेट कर रहे हो इस पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास हो रही है अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या हो रही है, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पे तो देखो हमारा एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है भाई, =0 है, क्योंकि मेरिट गुड है ना यार, ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट सोसाइटी क्या बोलती है हमेशा कि सोशल बेनिफिट जो है वो ज्यादा होना चाहिए प्राइवेट बेनिफिट के, सही है। मतलब सोशल बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए आपके प्राइवेट बेनिफिट के, मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सटर्नल बेनिफिट जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो मार्केट फेलियर क्यों अकर हो रहा है, क्या ओवर कंजम्पशन हो रही है हमारे पास? नहीं। ओवर प्राइसिंग है? नहीं। ओवर प्रोडक्शन हो रही है, अंडर प्राइसिंग हो रही है? नहीं। अंडर कंजम्पशन हो रही है एंड क्या हो रही है, अंडर प्राइसिंग हो रही है, ठीक है। तो व्हाई डज दिस मार्केट फेलियर अकर, ये एक रीजन है। द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब देखो, जब भी ये आएगा तो हमारे पास सोशल कॉस्ट हमें निकालनी होगी। प्राइवेट कॉस्ट 400 है, प्राइवेट बेनिफिट 440 है, ठीक है। सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, सही है। 440 और 480, 440 और 480, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 880। फिर सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल सर कॉस्ट। जी बोले। 920 है। क्या है? 440 प्लस 480 920 है। अच्छा, 440 प्लस 480 आपका क्या है भाई, 920 है। अच्छा, फिर है आपका प्राइवेट कॉस्ट 400 है और सोशल कॉस्ट है 450, तो ये आ गया आपका कितना, 850 आ गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टोटल वैल्यू इन US million ऑफ ऑल द एक्सटर्नैलिटीज क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट? सही है। जी सर, क्या होगा हमारे पास, एक्सटर्नैलिटीज की ये बात कर रहे हैं ना। तो देखो, एक्सटर्नैलिटीज की जब ये बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे, सॉरी एक बड़ा मसला यहाँ पे ये हो गया है, हमने कैलकुलेशन गलत कर दी है। सॉरी। फिर प्राइवेट, हाँ एक मिनट, प्राइवेट बेनिफिट हमारे पास कितना है, 440 है। एक्सटर्नल बेनिफिट मेरे पास X है और सोशल बेनिफिट कितना है, 480 है। मतलब मेरे पास X की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है, ठीक है, जो कि है मेरे पास एक्सटर्नल बेनिफिट। फिर है एक्सटर्नल कॉस्ट, वो निकालना है हमें। सोशल कॉस्ट कितनी है, 450 है। प्राइवेट कॉस्ट कितनी है, 400 है। और एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है, X है। तो सही हमारे पास कितना आ गया, 850।
हमारे पास माइनस किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 50 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 50 आया है ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक्सटर्नल कॉस्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, टोटल कितना आ रहा है 90। A utility maximizing consumer has fixed income and can choose between good X good Y। सर ये उस दिन भी हमने करा था, सही है, कि हम लोग कौन से वाले पॉइंट पे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है तो ये क्या है, हमारा बजट से बाहर है, ये मेरा है अनअटेनेबल पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहीं भी ऑपरेट कर रहा हूँ, कहीं भी ऑपरेट कर रहा हूँ, तो सर ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है, यूटिलिटी जो है वो मेरे मैक्सिमम पे जो है वो नहीं पहुंच रही है, ठीक है। डन है। अच्छा, विच कंजम्पशन कॉम्बिनेशन आर करंटली अवेलेबल टू हर, कौन कौन से कॉम्बिनेशन उसके पास जो है वो अवेलेबल है अभी। तो सर हमारे पास एक ये वाला अवेलेबल है इसके पास कंजम्पशन कॉम्बिनेशन, सही है। एक आपके पास जो है वो, ऑब्वियस सी बात है ना, आप अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एफ और के एक ऐसी चीज है जो कि क्या है भाई, अवेलेबल नहीं है ना, ये अनअटेनेबल पॉइंट्स है। बाकी सारे तो इसके पास अवेलेबल है। एच भले उसको यूटिलिटी फुल नहीं देगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा होगा, पर अवेलेबल तो है ना, वो इस पे ऑपरेट तो कर सकता है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी। आगे चलते हैं। रैशनल कंज्यूमर रुमेश स्पेंड 90 रुपीज बाइंग हर्ब एक्स एंड स्पाइस वाई, बोथ कॉस्ट 10 रुपीज पर ग्राम, सही है। हाउ मच ऑफ ईच शुड ही बाय, सही है, टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनल कंज्यूमर का जो लिंक होता है वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी के साथ, ठीक है। हर पॉइंट में मार्जिन, यहाँ पे 15 की आई है, सही है, 30 से 45 15 की आई है, अब यहाँ पे 10 की आई है, मतलब क्या हुआ, शुरू में कांस्टेंट रही और एकदम से यहाँ पे जो है वो आपको गिरने नजर आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ गया वो टोटल यूटिलिटी स्पाइस वाई। अब क्या हो रहा है, 12 से लेके 25, मतलब कि ये 13 पे आ रही है आपकी मार्जिन यूटिलिटी, फिर ये 10 पे आ गई है और फिर क्या आ गई है, 7 पे आ गई है, ठीक है। डन। अच्छा, तो सर हाउ मच ऑफ ईच शुड ही बाय, उसको कितना जो है वो खरीदना चाहिए। सर एक्स के लिए 5 और स्पाइस के लिए एक्स के 4। लिए 5 क्यों खरीदना चाहिए। एक मिनट सर। वाई के लिए तो चलो मुझे समझ आ गया कि मुझे ये यही यहाँ पे ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या हो रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्स के लिए जो है वो क्यों ये इतना खरीदेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से सर हमारे पास क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हर बैग्स जो है हम लोग कितना खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे, और स्पाइस वाई जो है हम लोग कितना खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, ठीक है। डन है। आया समझ। जी सर जी। इन अ डायग्राम टीसी, अब पर एक मसला है ना सर, मसला ये है कि अब सर जब आप, प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे इसको 10 ले रहे हो, ये जब गिरा, आपने फौरन से इसको कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे आपको ये वाला एरिया जो है वो कंसिडर करना चाहिए था। असल में होता ये हमारे पास कि हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी ऑफ वाई, ठीक है। हमारे पास सर क्या है, एम यू एक्स जो है वो कितना आ रहा है भाई, हमारे हमें जो है वो 10 है, सही है। और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो हमारी कितनी है, क्योंकि 10। देखो मार्जिन यूटिलिटी जो है वो हमारी क्या होगी, प्राइस है, ठीक है। दोनों से दोनों सीन्स में हमारे पास यही सीन है, ठीक है। तो 10/10 आ गया ये हमारे पास, और ये भी क्या है, 10/10। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, कि 1:1 का रेशियो जो है वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसी ही फर्दर एक्सप्लेनेशन है, असल तो जो हमने पहले करा था ना वही है कि ये 5 क्यों है और ये 4 क्यों है, ठीक है। अच्छा, ओके। इन अ डायग्राम टोटल कॉस्ट इज अ फर्म शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, देखें यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार काफी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ
लेट सपोज आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है। ये होता है मेरा इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट। ये होता है मेरा डिक्रीजिंग रेट। सही है कि अब जो है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और ये होता है हमारा क्या भाई, इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। अच्छा सर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो लाइन आई है, सबसे पहला क्या होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। ये क्या हो गई आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट। सही है। अच्छा सर हम लोग जब कर्व बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम आपको याद होगा कि एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ करते थे टू नो दी डिफरेंस। सही, तो ये होती थी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। और ये कहाँ से हमारी जो है वो निकलेगी। सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट। तो हमारे पास ये आ गई आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा अब सर क्या हो रहा है, शुरू के पॉइंटर्स में अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ तो इस पॉइंट पे मेरा एमपीएल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, बट मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। अच्छा सर आपको याद होगा ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हम्म। सही है। अच्छा अगर दूसरे पॉइंट में मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरा एमपीएल जो है वो गिर रहा है। सही, और मार्जिनल कॉस्ट मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा भाई क्लियर हो गई बात। अच्छा अब अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो भाई एवरेज टोटल कॉस्ट, अब मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बात करनी है। मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो मुझे कैसे पता चलेगी, ये एक जो है वो पॉइंट है। देखें एवरेज टोटल कॉस्ट जो है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वो सबसे मिनिमम पे जो है वो कहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे जो है वो कहीं आ रही है। ठीक है। डन। और एवरेज टोटल कॉस्ट अगर सबसे कम अगर हम लोग देखें, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो है वो क्या हो रही है, कम हो गई। ठीक है, और फिर बढ़ना जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कम होती है और फिर बढ़ना चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर। चले तो सर हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एट आउटपुट ओ क्यू टू। अगर मैं ओ क्यू टू की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हुई है, उल्टा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, तो ये नहीं हो सकता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज एट आउटपुट ओ सर क्यू थ्री। बोले। सर लेकिन एट OQ2 ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा कर्व कौन सा वाला। एसी का, लाइक टोटल कॉस्ट का। फ्लैट है कर। लाइक हाँ, ऊपर नहीं जा रहा, लाइक नीचे की तरफ है थोड़ा। टोटल कॉस्ट का। जी ये सर। ये वाला जी सर, ये जो OQ2 का पॉइंट है। ओ क्यू टू का जो पॉइंट है, ये सर ये ऊपर तो जा रहा है, ये यूं तो है, डिक्रीजिंग रेट तो है ये। हाँ हाँ ये ब्लैक लाइन को देखें आप, डॉटेड लाइन को छोड़ दें। डेट लाइन, ये डार्क लाइन है उसको देखें, ब्लैक वाली। हाँ हाँ हाँ। सही है। अब देखें अगर मैं बोलता हूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट आउटपुट ओ क्यू थ्री, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या ओ क्यू थ्री पे सबसे कम है। नहीं ना सर, ओ क्यू थ्री पे तो ये यहाँ पे होगी, जो भी होगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज एट आउटपुट ओ क्यू वन। ओ क्यू वन पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी सबसे ज्यादा कम है। नहीं सर, ये तो आपके सामने है ना यार। ठीक है। तो हमारे पास सर क्या होगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे मिनिमम पे है कब, ओ क्यू थ्री के पॉइंट पे। ठीक है। इसके बाद जो है बढ़ आगे चलते हैं। क्योंकि अगर हम सर इन रिलेटिव टू क्वांटिटी को देखें ना तो हमारा सबसे कम यहाँ पे ही आ रहा है। हाँ बोले अब आप। सर ये लेकिन कैसे मिनिमाइज हो सकता है यहाँ पे, लाइक। मिनिमाइज क्यों नहीं है यहाँ पे, आपके हिसाब से कहाँ पे मिनिमाइज है।
यार मुझे इश्यू लगा था कि ओ क्यू टू पर होगा, एवरेज आप टोटल कॉस्ट आप इस नंबर। पॉइंट पे बोल रहे थे? जी क्यों? सर, क्योंकि ये इंक्रीज होने से पहले इट वाज द लोएस्ट पॉइंट, तो इसलिए। देखिए हमारे पास, देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, अगर मैं, लेट सपोज आप बोलते हो सर कि ये वाला पॉइंट है हमारा, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मेरे मिनिमम पे है यार, और मेरा जो एमपीएल है वो मैक्सिमम पे है इस पॉइंट पे। तो ओके सर। अगर आप देखें ना, यहाँ पे हम लोग ने कर्व जो है वो ड्रॉ करें। एक मिनट। कहाँ चला गया यार? सर यहाँ पे आप देख सकते हैं ना यार, ये वाले कर्व पे, ठीक है भाई। जी ये सर क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ से, सर क्या हो रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से फिर स्टार्ट होता है ना डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। इसीलिए ये सबसे पॉइंट हम लोग जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, जी चलें आगे चलते हैं जरा। व्हाट इज करेक्ट अबाउट कार्टेल? सर कार्टेल का जो है वो क्या होता है भाई? कार्टेल की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर। सही है। दे आर फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। नहीं यार, कार्टेल तो ये होता है ना जो कि दे आर टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल मर्जर होता है क्या वो? कार्टेल का सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि भाई ये वो होते हैं, दे आर ऑफन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये इलीगल होते हैं ना यार, ये रीजन है कार्टेल का। जी। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज इन द शॉर्ट रन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर शॉर्ट रन में आपका आउटपुट इंक्रीज होता है तो क्या होगा हमारे पास? एवरेज फिक्स कॉस्ट फर्स्ट फॉल एंड देन बियॉन्ड सम पॉइंट राइजेस। नहीं ना, देखो होगा पता है क्या, कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो तो हमेशा गिरी रही होगी ना यार। ठीक है, ऑलवेज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एज सून एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स बिगिंस टू ऑपरेट। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, वो कम होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ते हुए नजर आएगी। द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एटीसी occurs at a greater level of output than the minimum point of the average variable cost curve। जरा इसको कर्व यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई है, ये आ गई आपकी क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन आ गई है, ये आ गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की लाइन, और ये आ गई आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। ठीक है, तो आप सबसे देखें कि एवरेज वेरिएबल का सबसे कम जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है, इस मिनिमम पे आ रहा है। ठीक है, और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इस पे जो है वो सबसे मिनिमम पे आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, जो मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है, वो हमेशा ऊपर पे होगा, ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट पे होगा। आपका वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमेशा जो है वो पीछे वाले कम वाले पॉइंट पे होगा। तो तभी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। आगे चलते हैं। द डायग्राम शो द कंपेरेटिव इंडस्ट्री फेसिंग कांस्टेंट मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट in equilibrium. Its output is OQC and its price is OPC. A series of horizontal mergers, अच्छा भाई, generate economies of scale and create a monopoly in the industry. The new equilibrium output is OQM and price is OPM। देखें, अगर हम लोग बात करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बात करनी है ना हमें। चले आ जाए सर, देखें अगर मैं मर्ज से पहले की बात करूं, बिफोर, तो मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कौन कौन सा होगा? एक ये वाला पूरा एरिया होगा, दैट इज योर वन। एक ये वाला पूरा एरिया होगा, टू। सही है, और एक ये वाला पूरा एरिया होगा, थ्री। सही है, क्योंकि आपके सामने है ना, ये आपकी है ना प्राइस। ठीक है, डन। अच्छा, और प्रोड्यूसर सरप्लस आपका कितना हो जाएगा सर?
क्या प्रोड्यूसर सरप्लस कुछ होगा वहां पे? नहीं सर, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो तो हमारे पास क्या है, जीरो है। कुछ है ही नहीं ना यार। ठीक है। अच्छा, अब सर हमारे पास अगर मैं मर्ज के बारे में बात करूं, आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, हमारा जो सी एस है वो हो चुका है कितना, वन हो चुका है। और ये पूरा एरिया मेरा कन्वर्ट हो चुका है प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आपका हो चुका है कितना, टू। सही है। और साथ में ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया क्या हो गए आपके, प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट हो गए। ठीक। अच्छा, अब सर देखें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लें, ये है ना, ये चीज जो है, ये क्या है आपका, आफ्टर मर्जर हुआ ना यार। ठीक है, क्लियर है। अब आपके सामने है कि अब हमेशा मोनोपोली हो इंडस्ट्री के अंदर, आप कहाँ पे ऑपरेट करोगे, आप ऑपरेट करोगे एम सी इज इक्वल टू एम आर पे आप ऑपरेट कर रहे होगे। ठीक। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर का पॉइंट कौन सा वाला है आपका, ये वाला पॉइंट है। तो विच एरिया रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर सरप्लस आफ्टर दीज मर्जर्स। तो कौन सा एरिया है सर हमारे पास जो ये शो केस कर रहा है, सर ये वाला एरिया ना। ठीक है ना, ये देखो ना आपके सामने है ना कि आप ये प्राइस जो है ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई है, और ये क्या है आपकी प्राइस आ गई है। तो ये बीच का एरिया ये पूरा क्या होगा आपके लिए, ये पूरा तो आपके लिए प्रोड्यूसर प्लस होगा या नहीं होगा। डन है। चले, जी सर। करेक्ट आंसर आ गया आपका बी। अ फर्म that controlled over 50% or 50% of the market successfully merges with its main competitor to form one large company. 50% area. What is the most likely reason why from the firm's point of view the merger will fail? भाई देखें, फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो फॉल तो होगा नहीं, कंज्यूमर सरप्लस तो कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहे होंगे। अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सर ये आपका जो है वो, ये रीजन नहीं है कि मर्जर जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि आपका एवरेज टोटल कॉस्ट अगर कम होगा तो आपके प्रॉफिट लेवल्स जो है वो बढ़ रहे होंगे, मतलब ये तो अट्रैक्ट करना चाहिए। मार्केट की अगर डोमिनेशन होगी, सही है, तो आपके पास क्या होगा, आपका शेयर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा, और क्यों यार वो लोग ने जो है वो फेल हो गया, कॉस्ट ऑफ फंडिंग द मर्जर, मर्जर को फंड करने की कॉस्ट बहुत ही तभी बंद हो गया। बी। 11th पे आते हैं। The diagrams were monopolistic curve and cost and revenues. A monopolist changed its price from P1 to P2 and its output from O Q1 to Q2। मतलब आप जो है वो P1 से आ गए हैं P2 की तरफ। सही है, P2 पे आप आ गए हैं यहाँ पे, और आउटपुट आपका क्या हो गया, Q1 से Q2 पे आ गए। मतलब पहले आप जो है वो यहाँ पर ऑपरेट क्या करते थे, मतलब पहले आप जो है वो एम आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन था। अब आपका पॉइंट जो है वो चेंज हो गया, आ गया है ओ क्यू टू के अंदर। ठीक है। अच्छा, विच चेंज इन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटेड बाय द मूव फ्रॉम P1 टू P2। सर आप कहाँ से कहाँ पे पहुंच गए। सर देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो दूर दूर तक नहीं है, एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है वो, मतलब ए और बी तो फाड़े गए। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, भाई देखो ये तो बात सही है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ आप नहीं गए। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी है, टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू अर्निंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। ऑब्वियस बात है सर, आप कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप जो है वो ए टी सी इज इक्वल टू ए आर पे जो है वो आप ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, द डायग्राम शो द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट। सही है, विच डिसाइड डिपिक्ट द शेप ऑफ द फर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल रेवेन्यू कर्व। देखिए ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, हम जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं तो यही बात करते हैं कि ये यूं कर्व है एक, ये यूं जाता है और फिर ये यूं आपका जो कर्व जो है वो बन रहा होता है। तो टोटल रेवेन्यू का कर्व हमेशा यूं ही होगा, कभी इंक्रीजिंग रेट कभी डिक्रीजिंग रेट। अ गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू अचीव एलोकेटिव एफिशिएंसी इन अ सर नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री। जी बोले। 12 का सी है। जी सर, सी क्या हमारे है? पास, सर सी इस वजह से, सी का रीजन ये है। सही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। जी सर ठीक है। चलें आगे चलते हैं जरा।
गवर्नमेंट ने बोला एलोकेटेड एफिशिएंसी, मतलब एमसी इज इक्वल टू क्या करोगे आप जो है वो ए आर। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल दी गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट क्या करेगी सर? गवर्नमेंट को एलोकेटेड एफिशिएंसी जो है वो अचीव करनी है। देख, गवर्नमेंट को कहाँ पे आना है? गवर्नमेंट को आना है एमसी इज इक्वल टू ए आर पे। अगर मैं आता हूँ पॉइंट जी पे, पॉइंट जी पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे कि एवरेज कॉस्ट जो है, सही है, वो ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। अगर मैं वाई पे आता हूँ, वाई पे क्या हो रहा है मेरे पास कि एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल है एवरेज रेवेन्यू पे। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट विल गवर्नमेंट बी डूइंग? गवर्नमेंट क्या करेगी सर? गवर्नमेंट हमेशा एक चीज याद रखे, अपनी प्राइस को सबसे जो है वो क्या करेगी, कम चार्ज करेगी, भले उससे जो है वो क्या हो रहा हो, लॉस जो है वो हो रहा है। वो कभी भी अपनी प्राइस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स किसी की तरफ जो है वो नहीं देखेगी। ठीक है। तो वो अपनी प्राइसेस को हमेशा कम सेट करेगी एंड विल बी मेकिंग अ लॉस। ठीक है। अच्छा, जी। देखिए पहली बात तो ये कि एक नेशनलाइज इंडस्ट्री है ना, तो यहाँ से ही हमें एक हिंट मिल गई कि ये एक नेशनल मोनोपोली है, एक पब्लिक सेक्टर मोनोपोली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इकोनॉमी ऑफ स्केल तो एक्सपीरियंस आप करोगे ही, ऑब्वियस है। आ जाए। द डायग्राम शो द साइन beside a busy road. The road was recently cleared of 17 bags of litter. Clearing litter put lives at risk. सर ये क्या है हमारे पास? ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो नज थ्योरी होगी। आप किसी को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, आप किसी को क्या दे रहे हो भाई, आप जो है वो एक डायरेक्शन दे रहे हो। सही, नज थ्योरी का किसी को नज करना मतलब किसी को डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना। Recent research has shown that consumption of some foods might be harmful. A government committee considers how to intervene in the market. सर कैसे इंटरवीन करें आप? अगर आपको क्या करनी है, मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ दीज फूड्स विदाउट रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। देखो मिनिमम प्राइस लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो है वो कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, बट इनकम इक्वालिटी जो है वो आपकी क्या हो रही होगी, कम हो रही हो, मतलब इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाएंगी। सही है। अच्छा, एंड एड वैलोरम टैक्स। सर देखो, एड वैलोरम टैक्स तो ऑब्वियस सी बात है सर, रिग्रेसिव नेचर का ही होता है कि पुअर ज्यादा पे कर रहा होता है बेचारा, और जो बेचारा वेल्दी इनफ है वो कम पे कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स भाई ये भी क्या है, आपका रिग्रेसिव नेचर है, इससे आपकी इक्वालिटी में इफेक्ट आएगा। सही है, कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो सर सब्सिडी फॉर सब्स्टिट्यूट फूड्स। ठीक है। जी। आपको क्या करनी है भाई, देखें, कंजम्पशन कम हो जाएगी इन फूड्स की अगर आप सब्स्टिट्यूट देंगे। लेट सपोज आप बेचते हैं राइस, आपने अगर वीट पे सब्सिडी दे दी तो आपके कॉस्ट कम हो जाएगी, लोग आपसे खरीदेंगे रादर देन इस कंपनी से। इन विच सर्कमस्टांसेस द पॉवर्टी ट्रैप लीस्ट लाइकली टू ऑपरेट। सही है। एक चीज याद रखें हमारे पास के, पॉवर्टी ट्रैप जो है वो कम, सबसे ज्यादा कम ऑपरेट कब करेगी? सही है। तो पहले डी पढ़ते हैं, एन अनएम्प्लॉयड वर्कर रिफ्यूजेस अ जॉब बिकॉज अर्निंग्स आर लेस देन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जी सर, ये तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। वर्कर रिफ्यूजेस हायर पेड वर्क एज इट मींस मोर एक्सपेंसिव ट्रैवल एंड चाइल्ड केयर कॉस्ट। देखो, पॉवर्टी ट्रैप इज लीस्ट लाइकली टू ऑपरेट का क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो चेंजेस कर सकता है। वर्कर इज पेड मिनिमम वेज एंड रिफ्यूजेस हायर पेड जॉब बिकॉज नेट इनकम इज लोअर। यहाँ पे भी एक्शन जो है वो ले सकता है पॉवर्टी ट्रैप अगर कम करने के लिए। ठीक है। आप जो है उसको टैक्स में रेस्ट दे सकते हो, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे सकते हो, बट अ फीमेल वर्कर इज पेड लेस देन अ मेल वर्कर फॉर डूइंग द सेम जॉब। अब ये पॉवर्टी ट्रैप का सीन नहीं है, ये आपका है डिफरेंसेस। ठीक है। What would be the most likely to cause the demand for labor in an industry to be inelastic? इनलास्टिक कब होगा? जब आपके जो लेबर कॉस्ट और स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब कि अगर वेट बहुत ज्यादा से बढ़ती भी है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ लेबर में बहुत ही मिनिमल सा चेंज जो है वो आ रहा होता है। आगे चलते हैं, देखें, वर्कफोर्स बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है तो मतलब क्या होगा, पीईएस विल बी लेस देन वन। अगर तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो पीईएस विल बी ग्रेटर देन वन। ठीक है।
चले आगे चलते हैं जरा। Which influence is least likely to promote sustainable economic growth in developing economy? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी की मतलब फ्यूचर जनरेशंस की बात कर रहे हैं। लीस्ट लाइकली इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी में पहली बात है हाई सेविंग रेट्स, ये सारी चीजें तो हैं, बट लीस्ट लाइकली क्या है आपका? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। सही है। चलें। 19, government are interested in providing statistics on standard of living. They measure the value of material goods and services. Non-material characteristics that affect the standard of living cannot easily be measured. What is an example of non-material characteristic? A failure to include unpaid work in the home in non-material नहीं है। The proportion of GNP used for weapons of war, सही, हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ टैक्सेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फ्रीडम टू मेक इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक चॉइसेस, सही, ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, लॉरेंस कर्व आ गया, गिनी कोफिशिएंट। ये हमारे पास जो एक जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना सर, ये जो लाइन है ये है आपकी लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। लाइन किसकी है आपकी? इक्वालिटी की लाइन है। ठीक है। अच्छा, तो अगर लॉरेंस कर्व अगर किसके करीब है, अगर लॉरेंस कर्व आपके जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी के करीब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन इक्वालिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक है। अच्छा, अगर फार है तो इसका मतलब क्या होगा? कि इन इक्वालिटी जो है वो बढ़ गई है। अगर नेयर है तो क्या होगा? इन इक्वालिटी जो है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। ठीक है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई दैट पॉलिसी वुड शिफ्ट द लॉरेंस कर्व फ्रॉम एक्स टू वाई? सर आपकी क्यों जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो कम हो रही है? क्यों हो सकता है ऐसा? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास जो है वो वर्कर की एजुकेशन बढ़ रही है, सही है, नेशनल मिनिमम वेज इंक्रीज हो रहा है, तभी इक्वालिटी है, और टॉप रेट के जो लोग हैं जिसका वो ज्यादा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ज्यादा हो रही है। ठीक है। अच्छा, टू मेंबर्स ऑफ द हर्नांडेज फैमिली हैव रिसेंटली, ये बड़ा इजी है, फजूल सवाल है, हैव बिकम अनएम्प्लॉयड। मरियाना हैज लॉस्ट हर जॉब एट द लोकल फैक्ट्री विच हैज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कंपटीशन ऑफ द चीपर इंपोर्ट्स। मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्री में डिक्लाइन खत्म हो गया, स्ट्रक्चरल है ये। सही। Alfonso has lost his job as a shop assistant because the sales have dropped during a recession. सर क्या सिक्लिकल है? सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Which combination of fiscal, monetary and supply side policy is most likely to reduce unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है तो मतलब आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकती है। डिक्रीज करना पड़ेगा टैक्सेशन, क्योंकि ये क्या है आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। अच्छा, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट अगर आप करते हैं तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट आपकी जो है वो बढ़ रही होगी, क्योंकि लोग विल बी सेविंग मोर। डिक्रीजिंग दी मनी सप्लाई, लोग का पैसा नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट कम करोगे, लोग जो है वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो हमारे पास सर क्या हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी में सर क्या है हमारे पास कि अगर आप ये चारों के चारों पॉइंटर्स क्या कर रहे होंगे, हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में हेल्प जो है वो कर रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी। विच पॉलिसी कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट? देखें, रिड्यूस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम मतलब कि आपको अपनी एग्रीगेट डिमांड कम होने की बात हो रही है। अगर आप टैक्सेस को कम कर देते हो तो इससे क्या होगा? हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही होगी। अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हो तो इससे क्या होगा? लोग जो है वो सेविंग ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा, डिक्रीज करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन को, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा आपका? बढ़ रहा होगा। सेम बात है। इंक्रीज करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग को, मतलब मनी सप्लाई को आप बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, तो इससे आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रहा होगा। सही है। पर देखते हैं ना, विच विल रिड्यूस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम बाय द ग्रेटेस्ट अमाउंट। आपके सामने है कि हमें कम करना है, यहाँ पे दोनों जगह पे बढ़ा है ये। इसी तरीके से यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एक जगह पे कम हो रहा है और एक जगह पे जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे भी क्या किया? एग्रीगेट डिमांड को कम किया और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट करे तो मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम हुआ, तो सी आंसर है। क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हमारे पास कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सेक्टर के अलावा सब होते हैं। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.1 एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू पे taxes is 0.1. These values are constant, do not vary with the level of income. What will be the increase in national income?
इफ देयर इज इंजेक्शन ऑफ 100 million इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखें, हमारे पास जब मैं एमपीएस की बात करता हूँ तो वो भी 0.1 है, जब मैं एमपीटी की बात करता हूँ तो वो भी क्या है आपका 0.1। ठीक है, तो टोटल मेरे पास ये कितना हो गया हमारा 0.2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सर मेरा मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 / 1 - एम पी सी। ठीक है। अच्छा, तो सर हमने क्या किया, आपके सामने है कि जो टोटल जो है वो कितना होगा, 1 होगा या नहीं होगा? टोटल क्या होगा आपका, 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 अगर आपकी जो है वो विड्रॉल्स है, तो 0.8 बाकी का क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो मतलब आपकी सारी क्या है इंजेक्शन है। ठीक है। तो आपने क्या करा, 1 / 1 - 0.8, तो यह आ गया आपका 5। ठीक है। 5 × 100 का कितना आया, 500 million। विच कॉम्बिनेशन इज कंसिस्टेंट विद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी? मनी डिमांड कर्व वाली जो थ्योरी है वो है सर टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी स्पेक्यूलेटिव। अगर स्पेक्यूलेटिव है तो इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन हो रहा होगा, सही है, और डिटरमाइंड बाय द चेंजेस इन इनकम। नहीं, ऐसा जो है वो नहीं होगा। ठीक है। व्हाट इज अज्यूम बाय कीनेसियंस? कीनेसियन ये अज्यूम करते हैं कि डिमांड एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स एन इक्वल इंक्रीज इन डिमांड। सही है। नहीं भाई, कीनेसियन हमेशा ये बोलता है कि हमेशा गवर्नमेंट का होना इज मैंडेटरी टू डू एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, सही है, टू टेक एनी डिसीजन। ये दोनों तो आपके मॉनेटरिस्ट थ्योरिस्ट हैं कि भाई प्राइस ऑलवेज एडजस्ट सो दैट मार्केट क्लियर, द इकोनॉमी ऑलवेज हैज फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है। इनकी बात भी सही है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट तो है बट नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट आंसर है बी। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज इंजेक्शन इनटू कंट्री सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? देखें, हमारे पास इंजेक्शन हमें जानना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, तो ये तो नहीं हुआ होगा ना, सही है, तभी इंजेक्शन ज्यादा हुई होगी। टैक्सेस ज्यादा, नहीं सर। ट्रेड सेक्टर, यस सर, बी आंसर है। विच पॉलिसी बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज? सही है। सर देखिए, हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर मैं बैन लगा देता हूँ रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, मुझे उसने क्या बोला है कि डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डेवलपिंग को फायदा हो रहा है? भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये डेवलप्ड है, चाइना वगैरह एग्रीकल्चर नहीं करता, तो बेचारे जो हमारे छोटे छोटे मुल्क हैं, सही है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, ये लोग क्या कर लेंगे फिर, एग्रीकल्चर कर सकेंगे या नहीं? तो उनके पास एक जो है वो मार्केट जो है वो कैप्चर जो है वो कर सकते हैं। हालांकि चाइना वो भी प्रोड्यूस कर सकता है बट वो बोलता है यार हम जो है वो लो क्वालिटी और लोअर प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट नहीं बनाते। अच्छा, नायरो अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सही आंसर है। जी बोले। 28 का आंसर क्या है? डी, सही। अ नेचुरल रेट सर ऑफ, क्यों? सर देखिए ना कि अगर आप लोग, आपको क्या करना है, विच पॉलिसी बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज, कि अगर चाइना कोई पॉलिसी लगा रहा है ताकि पाकिस्तान को भी क्या हो जाए, साथ में जो है वो फायदा हो रहा हो, तो सर क्या होगा, अगर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन हटा देता है इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये तो बात ही नहीं है ना सर। रिस्ट्रिक्शन कर देता है इन्वेस्टमेंट बाय ग्लोबल फंड इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो सर बेनिफिशियल बताना है, ये तो हमारे पास दोनों हैजर्ड्स हो गए, इफेक्ट्स हो गए। रिस्ट्रिक्शंस आपने हटा दी और इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम डेवलपिंग इकोनॉमीज, आपने इमिग्रेशन हटाई है सर, तो लोग तो बाहर जाएंगे ना यार और अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। तो डी आंसर है। सर हमें ऐसा काम करना है ये कि यू डेवलप्ड इकोनॉमी ऐसा क्या अच्छा ऐसा काम करें जिसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क हैं उनको जो है वो फायदा हो रहा हो, ये क्वेश्चन ये है। ओके सर, ओके। सही है। अच्छा, आ जाए। The natural rate of unemployment is an economy in an economy is 5%। सही है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अच्छा, तो देखें हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ गवर्नमेंट परसिस्ट इन ट्राइंग टू अचीव अ टारगेट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सर हमेशा क्या करे गवर्नमेंट को, अगर ये करना है तो इसकी वजह से होगा पता है क्या, कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो सर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेशन जो है हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमेशा इन्फ्लेशन होता है। व्हाट इज अ रिफ्लेशनरी, देखो रिफ्लेशनरी वर्ड जो है
उसका सिंपल लफ्ज में मतलब है एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यही पॉइंट है सर, क्योंकि यही जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहा है। इंक्रीजिंग टैक्सेस ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई ये क्या है आपकी, मॉनेटरी है, और ये भी क्या है आपकी एक्सपेंशनरी है ये। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, सर ये तो हो ही नहीं सकता कि वो मनी सप्लाई को कम करे, इंटरेस्ट रेट को जो है वो आ, सॉरी मनी सप्लाई को बढ़ाए और इंटरेस्ट रेट को जो है वो क्या कर दे, कम कर दे। तो रिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर ये बोलता है ना कि रिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो डी आंसर होगा, फिस्कल बोला है तो ए आंसर है। ठीक है, चले सर, कोई मसला है तो जरा पूछ लें यार। नहीं सर।